बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को आसिफ फ़रीद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का सेशन आसिफ फ़रीद एंड कंपनी एलएलपी की तरफ से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मेरा नाम, जिसने पहले जिक्र किया, आसिफ फ़रीद है। बेसिकली एडवोकेट हाई कोर्ट इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, और इस तालीम से, इस कानून से वाबस्ता, इसका तालिब इल्म बने हुए मुझे तकरीबन 24 साल का अरसा गुजर चुका है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्स और कॉर्पोरेट सर्विसेज मेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। फाइनेंस एक्ट 2026, जो कि अब ये एक कानून बन चुका है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज की शक्ल में एक कानून बनकर पूरे पाकिस्तान में इसका अमल दरामद हो चुका है। एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा हम इस चीज को समझने के लिए कि फाइनेंस एक्ट है क्या चीज है। देखिए, हर साल मई या जून के अंदर हमें ये सुनने को मिलता है कि जी बजट आ रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शोर गुल बर्पा हो जाता है कि जी बजट क्या चीज है, बजट से क्या मुराद है। देखिए, अगर आप इसको एक मिनट के लिए साइड पे रख दें और आप ये देखें कि जी आपने अपना घर चलाना है। फर्ज कीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपया है, आपने 20,000 रुपया घर का किराया देना है, 10,000 रुपये बच्चों की फीस देनी है, 10,000 आपने किचन के एक्सपेंस चलाना है, बाकी आपने बच्चों की तालीम का खर्चा देना है। लाजिम बात है 50,000 रुपये से आपका घर नहीं चलना। अब इस 50,000 रुपये से जब घर नहीं चलेगा तो आप किसी दोस्त यार से उधार लेंगे, किसी से को मदद लेंगे, तब अपने घर का आप निजाम चलाएंगे। अब यही आपका बजट है, यानी एक तरफ आपके खर्चे, उन खर्चों को देखने के लिए कि कितनी इनकम आपको चाहिए, वो इनकम आप कहाँ से लेकर आएंगे। सैलरी है, आपको पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कुछ साथ पार्ट टाइम बिजनेस आप करेंगे, ये तमाम चीजें आपने देखनी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए यही काम अवामी सतह पर या कौमी सतह पर हो रहा है। अब गवर्नमेंट भी, जो हुकूमत वक्त है पाकिस्तान को, एक मिनट के लिए आप साइड पे रख दीजिए। देखिए, हुकूमत वक्त को अपना निजाम चलाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टेट ओन्ड एंटिटीज, जो उसने स्टेट ओन्ड एंटिटीज अपनी, जो उसने जो काम करती हैं। अब देखिए, आप एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिस्कशन, पीआईए वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था, तो उसमें उसको सेल कर दिया गवर्नमेंट ने। अब हुकूमत का काम बिजनेस चलाना नहीं है, हुकूमत का काम अवाम की खिदमत है। अब हुकूमत के पास कोई सोर्स होना चाहिए जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। अब वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर एनी गवर्नमेंट इज टैक्स कलेक्शन। अब टैक्स कलेक्शन के अंदर एक तो टैक्स शेयर है, और उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। आज हम सिर्फ टैक्स रेवेन्यूज की बात करेंगे। अब जिस तरह घर का बजट बना रहे हैं, बेशक वो 50,000 रुपया महीना लेने वाला तनख्वाहदार शख्स है, या 50 लाख रुपया महीना लेने वाला कोई मल्टी नेशनल कंपनी का मुलाजिम है, दोनों के लिए बजट बड़ा अहम है। अच्छा, अब बजट जब कौमी असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर टेबल किया जाता है, तो वहां पर डिस्कशंस होती हैं। फाइनली जब वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन कर देते हैं, तो फाइनली इट बिकम्स द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और ये आपके सामने फाइनेंस एक्ट 2026 की शक्ल में मौजूद है। अब फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर ना सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज लॉ, बल्कि बाकी बल्कि काफी सारी चीजों के अंदर अमेंडमेंट की जाती है। अच्छा, अब हम मजीद आगे चलते हैं। देखिए, फाइनेंस एक्ट अब पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट के बाद बाकायदा कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब जब हम आगे चलें कि इस फाइनेंस एक्ट का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसके साथ काफी सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद बजट की वजह से उनकी जिंदगी में कोई फौरी तौर पर तब्दीली आ जाएगी, मगर ये बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ेगा कि शायद बजट के साथ किसी की जिंदगी में कोई फौरी तौर पर तब्दीली नहीं आती। बजट इटसेल्फ एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन, एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसके साथ शायद हो सकता है कि उसको समझने में आपको मजीद 3 से 6 महीने लग जाए, और उस दौरान अगले बजट के आने का टाइम भी स्टार्ट हो जाए। आज के हम इस सेशन के अंदर, वेबिनार के अंदर, थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखना चाहेंगे कि जो बजट या फाइनेंस एक्ट 2026 आया, इसका बिजनेस के ऊपर, आम आदमी की जिंदगी के ऊपर, बाकी जो सेक्टर्स हैं, कुछ चीजा चीजा सेक्टर हैं, उनको हम देखेंगे कि उन पर क्या असर पड़ा है। अच्छा, हम लोग फेसबुक के ऊपर भी लाइव हैं, और उसके अलावा जूम के ऊपर भी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। जो लोग, जिन लोगों ने जूम को ज्वाइन हमारे साथ कर लिया है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अच्छा, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हमने एक कंप्रिहेंसिव कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया हुआ है कि बजट से पहले या फाइनेंस एक्ट से पहले क्या सूरत हाल थी, फाइनेंस एक्ट के बाद वाली क्या सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपके साथ ये प्रेजेंटेशन भी, और उसके बाद ये आपके साथ एनालिसिस भी शेयर कर देगी। अच्छा जनाब,
जब हम आगे चलते हैं तो फाइनेंस एक्ट की वजह से जो मेजर चेंजेस आई हैं वो टोटल को 48 ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिनको हम फाइनेंस एक्ट का हिस्सा कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज एफपीआर करना चाह रहे हैं बजट के थ्रू डिजिटलाइजेशन। देखिए एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर शख्स फायदा उठा रहा है। इवन कुछ अर्सा पहले मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं अस्पताल के अंदर एक अपने रिलेटिव को देखने के लिए गया, तो भाई मैंने देखा एक बंदा उसने चैट जीपीटी ओपन किया, उस बंदे को चैट जीपीटी को कहता है कि जी मेरे रिलेटिव का ये जो ब्लड रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया, तो इससे क्या मुराद है। वो आगे से चैट जीपीटी उसको बोल के बता रही है इससे क्या मुराद है। यानी इवन एक ऐसा बंदा जिसको यानी पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो एफबीआर क्यों एआई का इस्तेमाल ना करे। तो डिजिटलाइजेशन एक ऐसा मेजर चीज है जिसके ऊपर एफबीआर इस बजट के अंदर फोकस कर रहा है। कंप्लायंसेस के मैकेनिज्म को बेहतर किया जा रहा है कि जी जो लोग यानी एक दफा एनटीएन जिन्होंने ले लिया, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, उन्होंने अपनी कंप्लायंसेस करनी है या नहीं करनी। वन ऑफ द मेजर शिफ्ट जो इसकी वजह से आई है, आपने देखा होगा कि हर साल जो 30 सितंबर फॉर द इंडिविजुअल्स एंड ईओपीज जो लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, और कंपनीज के लिए 31 दिसंबर होती है, उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 30 जून को क्लोज करते हैं। अच्छा, अब 30 सितंबर गुजर जाता है, लोग परवाह ही नहीं करते, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। तो एफपीआर ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि जी पहले अगर आप टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल नहीं की, 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, डेट एक्सटेंड नहीं होती उस सूरत में। तो आप क्या करते हैं कि जी आप 1000 रुपए का इंडिविजुअल चालान जमा कराता था, पेनल्टी फाइलर बन जाता था। एफपीआर ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कि जब आपकी जरूरत है तो आप फाइलर बने। आप जब एनटीएन होल्डर है, आप रजिस्टर्ड हैं, तो टाइम के ऊपर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसी वजह से उन्होंने इंडिविजुअल के लिए जो पेनल्टी का चलान है उसको 1000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया है। एओपी या पार्टनरशिप के लिए 10 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया, और कंपनी के लिए 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। अब टारगेटेड टैक्स रिलीफ उन्होंने दिया है जी मिडिल क्लास ब्रैकेट्स के लिए, बजाय इसके कि अक्रॉस द बोर्ड दी जाए, तमाम अक्रॉस द बोर्ड दी जाए, तमाम लोगों को दी जाए, उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी दी है, जिसमें सैलरी पर्सन के लिए उन्होंने स्लैब इंक्रीज कर दी है। आगे जाके हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर पहले कवर्ड नहीं थी, आगे हम देखते हैं कि उसको उन्होंने कैसे कवर किया है। फिर उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट के रेगुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है। फिर लेजिस्लेशन और जो सेटलमेंट रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया। इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको भी देखते हैं। अच्छा देखिए, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को कैसे वो बेहतर करना जा रहे हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा जो इसके अंदर चेंज आया है ना, अल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म है। अब अगर हम इसकी बात करें सिर्फ, देखिए अब ये करेगा क्या, ये काम कैसे करेगा। अब चूंकि हमारे साथ काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हो सकता है कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड ना हो, प्रोफेशनल्स ना हो, कंसल्टेंट्स ना हो, तो उनकी समझ में शायद ये चीज नहीं आएगी। थोड़ा सा हम इसको आसान अल्फाज में ऐसे बताते हैं। देखिए, हमने सोशल मीडिया पे पिछले दिनों देखा कि जी फलां शख्स है जो मुल्क से बाहर है, फॉरनर है, तो उसके अकाउंट से एफबीआर ने रिकवरी कर ली है, लाख रुपया निकाल लिए, 10-50 लाख अपार्ट फ्रॉम द फिगर। हम बात करते हैं कि उसने किया क्यों है। देखिए, एक चीज तो आप ध्यान में रखिए कि एफबीआर के पास किसी भी अकाउंट का एक्सेस नहीं है। वो ये नहीं कर सकते एफबीआर की आपके बैंक अकाउंट में जाइए, बैंक को के भाई इसके अकाउंट में से पैसे निकाल के मुझे दे दें। बैकग्राउंड के ऊपर पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है कि एफबीआर ने अगर इस स्टेज पे जाना है तो कैसे जाना है, क्यों जाना है। देखिए, एफबीआर करेगा क्या कि एफबीआर पहले आपको नोटिस करेगा, आपको टाइम देगा, आप उसका जवाब दीजिए। फर्ज कीजिए एक नोटिस का जवाब नहीं दिया, दूसरा तीसरा आपको नोटिस किए, अब नोटिस के बावजूद आप एफपीआर को जवाब नहीं दे रहे, तो एफपीआर क्या करेगा, आपके खिलाफ असेसमेंट करेगा, आपके खिलाफ एक फैसला कर देगा। देखिए, अगर आम जुबान में हम समझें, देखिए एक शख्स ने आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा कर दिया, रिकवरी का दावा है, आपको कोर्ट की तरफ से समन आया, आप नहीं पेश हुए, फिर समन आया, नहीं पेश हुए। कोर्ट क्या करेगी, आपके नाम बेलेबल वारंट जारी कर देगी कि आपको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। फर्ज कीजिए वो नहीं पेश हुए, आप पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। कोर्ट अल्टीमेटली एक मखसूस वक्त के बाद आपके खिलाफ फैसला तो करेगी, पर लाइफ टाइम तो उसको नहीं छोड़ देगी ना। यही हाल एफपीआर का भी है। एफपीआर ने भी नोटिस किए नहीं, जवाब दिया, टाइम गुजर गया, उसके बाद आपके खिलाफ फैसला कर दिया। जब फैसला कर दिया तो फैसला करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको फर्स्ट एपीलेट फोरम कमिश्नर अपील्स के पास जाके चैलेंज कर दें। आपको फैसला नहीं मिला, आपने चैलेंज नहीं किया, वो तमाम चीज़ों को हम एक साइड पे रख देते हैं। सिर्फ़ हम बात ये करें कि एफआईआर आपके अकाउंट तक जाता कैसे है या पहुँचता कैसे है। देखिए, आपने जब आपके खिलाफ फैसला हो गया, आपने अपील नहीं फाइल की, तो एफआईआर क्या करेगा, अब आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेगा। देखिए, एफआईआर ने उस ऑर्डर के अंदर एक असेसमेंट की ना कि फ़र्ज़ कीजिए एबीसी कोई भी शख्स है, उसके ज़िम्मे एफआईआर के 10 लाख के बकाए जाता है।
फैसला हो गया, अपील का टाइम गुज़र गया, आपने पैसे नहीं जमा कराए, गवर्नमेंट रेवेन्यू है, जो आपसे एफबीआर ने कलेक्शन करनी है, गलत है सही है, उसकी बहस अलग है, उस बहस में हम नहीं जा रहे, मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं। फिर एफसीआर के पास कानून ने ये इख्तियार दिया है कि वो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करे, अगर उसमें पैसे पड़े हैं तो निकाल ले। इस वजह से पैसे निकलते हैं आपके अकाउंट से। देखिए, हम बात कर रहे थे एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज़्म जो है। अब देखिए, अब ये है क्या? अब जब आपको एफबीआर नोटिस जारी करेगा, नोटिस की स्टेज के ऊपर पहले नोटिस, दूसरे नोटिस, तीसरे नोटिस या आपको शो कॉज़ हुआ है, ऑर्डर से पहले-पहले आपको एफबीआर सिस्टम के थ्रू एक ऑप्शन देगा कि भाई हम आपके तमाम रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए, आपके प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, आपके जॉब को देखते हुए हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि हमने आपको शो कॉज़ दिया कि ये आपको 10 लाख रुपए टैक्स बनता है। हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए टैक्स जमा करा दीजिए। ये सिस्टम के थ्रू आपके पास ऑटोमेटेड एआई जनरेटेड ऑफर आएगी, जिसको एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म कहा गया है। आपके पास ऑफर आएगी, आप एक्सेप्ट करें, पैसे जमा कराएं, आपका केस क्लोज। ये वो सेटलमेंट मैकेनिज्म है। नहीं जमा कराएंगे, आपके खिलाफ फैसला होगा। आगे एपेलेट फोरम्स हैं, कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जो भी लॉ के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है। ये हो गया कि ये इसके अंदर एक नई चेंज आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है, तो आपने इसके साथ इन टच रहना है। फिर जनाब, लाइसेंस इंटीग्रेटर है। अब देखिए, लाइसेंस इंटीग्रेटर से क्या मुराद है? अब एफपीआर ने लास्ट ईयर ये ऑप्शन एक दिया कि अब जितने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, अपार्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी कुछ लोगों को ये पाबंद किया गया है कि आप अपनी सिस्टम को एफपीआर के साथ डिजिटली इंटीग्रेट करें। आप जो भी इनवाइसेस इशू करते हैं सेल्स की, वो एफपीआर के लिए में होनी चाहिए, यानी ऑन द क्लिक ऑफ द बटन, आप जैसे ही बटन दबाएंगे तो एफपीआर के पास वो डिटेल चली जाएगी कि आपने किसको क्या आइटम सेल किया है। लाज़मी बात है, जब वो डेटा ऑटोमेटिकली डिजिटली एफपीआर के साथ इंटीग्रेट होगा, तो आप अपनी सेल्स को छुपा नहीं सकेंगे। तो महीने के बाद जब भी आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है सेल्स टैक्स की, तो आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब ये वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, नेशनल फेसलेस सेंटर और प्राल इंटीग्रेशन। देखिए, फेसलेस जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि विदाउट एनी फेस आपके साथ डील हो रही होगी, आपके साथ बातचीत हो रही होगी। कुछ लोगों का ये ख्याल था, हमारे कुछ कंसल्टेंट भाई भी हैं, कुछ टैक्स पेयर्स हैं, चैम्बर्स के अंदर, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग ये बात करते हैं। यानी इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, मुझे इसमें कोई कहने में मज़ाइका नहीं है। देखिए, कहते हैं कि जब एफबीआर हमें नोटिस इश्यू करता है, हम एफबीआर के ऑफिस को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ लोग एंगेज कर लेते हैं। एंगेज करने से क्या मुराद है? फ़र्ज़ कीजिए, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर हकीकत ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, उनको कहा जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये नोटिस आया है, तो अगर आप कुछ हम हमारे साथ सेटलमेंट कर लें, तो हम आपका केस खत्म करवा देते हैं। अब ये बात एफबीआर हायर अथॉरिटीज़ के इल्म में भी थी। उन्होंने कहा कि भाई हम इस चीज़ को खत्म करते हैं। हम आपके लिए एक ऐसा तरीकाकार लेकर आ रहे हैं कि जिसमें आप रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, नोटिस का जवाब ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आप एफबीआर के दफ्तर क्यों जाएँ? आप लोगों से मिले क्यों? ये वाला इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाएँ क्यों? उसका हल उन्होंने ये निकाला कि आप अपने दफ्तर में बैठिए, आप अपने आईरिस अकाउंट के थ्रू ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि मैं फेसलेस हियरिंग अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। जब ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा? आपको एक ऑफिसर, क्योंकि पूरा एक सिस्टम बनेगा, नेशनल फेसलेस सेंटर बनेगा। अभी इसके ऊपर मुकम्मल रूल्स बनने, हो सकता है ये काम होते-होते अगले 6 महीने, साल लग जाए, 3 महीने लग जाए, मगर लॉ के अंदर एक चेंज तो आ चुकी है ना। अब होगा क्या? अब एक फेसलेस सेंटर बनेगा, हो सकता है इस्लामाबाद में बने, पेशावर में बने, लाहौर में बने, चारों स्टेशन पे बने, जहाँ मर्ज़ी बने। हमें इससे सरोकार नहीं है, ये काम कैसे करेगा? नेशनल फेसलेस सेंटर काम ऐसे करेगा कि आपको नोटिस हुआ एफबीआर से, आपने आईरिस के थ्रू ये ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मैं फेसलेस हियरिंग करना चाह रहा हूँ। फेसलेस हियरिंग की रिक्वेस्ट जैसे ही जाएगी सिस्टम के थ्रू, तो वो किसी ऑफिसर को मार्क हो जाएगी। जिस ऑफिसर को मार्क होगी, उसको ये नहीं पता कि ये किस टैक्स पेयर का केस है। तमाम टैक्स पेयर की डिटेल्स को हाइड कर दिया जाएगा। टैक्स पेयर का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, एनटीएन नंबर। अब जिस ऑफिसर को केस असाइन होगा, वो ऑफिसर, आपके पोर्टल के थ्रू आपको इंटीमेशन आ जाएगी कि जी आपको एक फेसलेस ऑफिसर असाइन हो गया है। अब आपको भी नहीं पता कि ऑफिसर कौन है, आपकी किसी जगह कोई डायरेक्टली बातचीत नहीं हो रही है। अब वो ऑफिसर आपके केस को सुनेगा, आप एक्सप्लेन करेंगे, वो आपकी बात को समझेगा, आप जवाब देंगे, रिकॉर्ड प्रेज़ेंट करेंगे, और उसके बाद जो फैसला होगा, उसके अंदर लाइकली चांसेस ये हैं, जो इल्ज़ाम एफबीआर के ऊपर लगाया जाता है, वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि ये एक बड़ी अच्छी मुनासिब चेंज होने जा रही है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो जाए। फिलहाल चूँकि आपके इल्म में है, शायद काफ़ी सारे लोगों के इल्म में होगा, कुछ लोगों के इल्म में शायद ना हो, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड।
प्राल एक ऐसा इदारा है जो एफपीआर के लिए, ना सिर्फ एफपीआर के लिए बल्कि जो बाकी प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड वगैरह, उनको ये सर्विसेज देता है कि जी उनके लिए तमाम का तमाम जो आईरिस का अकाउंट है, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न वगैरह का सारा प्रोसीजर है, उसको वो देखता है। अच्छा जनाब, अब आगे जो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंदर, ऑथोराइज्ड शिपिंग एजेंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। देखिए, ये वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट है, ये कंपनीज के लिए इम्प्लीमेंट किया, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। अब यानी आप इसको ऐसे देखिए, काफी सारे लोग जो मुझे सुन भी रहे होंगे, शायद हो सकता है इसको सेकंड भी करें, हो सकता है कि इसको अब ऑफिशियली सेकंड ना करें। जब हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, हमें पता है कि जी आईआरएस का जो सिस्टम है वो सिर्फ ये चीज कहता है कि साथ अटैचमेंट होनी चाहिए। वो किसी जगह ये खोल के नहीं देख रहा अटैचमेंट आपने क्या की है। उस चीज को कवर अप करने के लिए एफपीआर ये चेंज लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करेंगी, दैट मस्ट बी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रीड करेगा। अगर वो रीडेबल नहीं है या उनके अंदर वो रेलिवेंट डेटा नहीं है जो होने चाहिए, तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो सकेगी। फिर उसके बाद वो कुछ जो डेफिनेशन एम्बिग्यूटी वगैरह थी उनको रिमूव किया गया। आगे चल के हम उसको भी देखते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐड हुई हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ अलाइनमेंट एफबीआर के रिकॉर्ड के साथ की गई है। जो मैंने आपसे स्टार्ट के अंदर जिक्र किया ना, हमने एक कंप्रिहेंसिव इसका बनाया पूरा, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमें वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। अच्छा जनाब, टैक्स चार्जेबिलिटी के अंदर शिफ्ट क्या है? देखिए, सेक्शन 4A भी उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब फिर वही बात हमारे साथ हो सकता है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हों जिनको इस सेक्शन 4A की समझ नहीं आएगी, मगर उन लोगों के लिए जिनको इसकी समझ है उसको बारिश कर दिया गया। अब ये वाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेक्शन 7E डीम्ड इनकम का, देखिए ये था क्या और इसको खत्म करने की वजह क्या बनी? एफबीआर ने 2022 के फाइनेंस एक्ट के अंदर एक चेंज लेकर आया। उस चेंज में ये किया गया, जो आपके इमूवेबल एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, 1% ऑफ द एसेट वैल्यू। अब ये डीम्ड इनकम थी, यानी प्रैक्टिकली आप कोई इनकम अर्न नहीं कर रहे, मगर इसके बावजूद भी आपको टैक्स किया गया। अब इसके ऊपर कोर्ट्स में गए केसेस काफी सारे, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं, बलूचिस्तान, पिशावर, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस गए, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी केस गया। इसको चैलेंज किया गया, डिफरेंट ओपिनियंस आए हाई कोर्ट का। उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाकर फाइनली डिसाइड हुआ, आज से तकरीबन 3 महीने पहले। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट थी ना, तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की अमेंडमेंट थी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने ये सेटल किया कि जो 7E का टैक्स है ये गलत है, ये एफबीआर के पास इख्तियार नहीं है इस टैक्स की कलेक्शन का। तो एफबीआर ने फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए इस, अब चूंकि ऑलरेडी ये इसको वाइड एब इनिशियो करार दिया गया है कि जी ये है ही सिरे से गलत, तो कानून से चूंकि ओमिट कर दिया गया है ये वाला जो टैक्स है 7E का। अब आपको जो 2026 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो कैपिटल एसेट्स के फॉर्म के अंदर आप अपनी, एक तो वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी प्रॉपर्टीज या एसेट्स को लिस्ट करते थे ना, उसके बाद आप 7E के फॉर्म के अंदर या कैपिटल एसेट्स के फॉर्म के अंदर लिस्ट करते थे, अब वो जरूरत नहीं है। 1% टैक्स भी आपको नहीं देना। ये एक सेपरेट बहस है कि जो लोग ऑलरेडी 1% टैक्स दे रहे हैं तो उसका क्या बनेगा। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं, इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने वाइड एब इनिशियो, या इसको ये कि जी इसकी सिरे से बुनियादी गलती खत्म कर दिया, तो आप एफपीआर के साथ रिफंड या एडजस्टमेंट के लिए केस प्रोसेस कर सकते हैं। जनाब, ये वाले एक चेंज आई है लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स के ऊपर। देखिए, अब काफी सारे लोग इंश्योरेंस अपनी करवाते हैं। अब जो प्रीमियम आपको मिलता है ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, 10 साल 20 साल जो भी आपकी मेच्योरिटी डेट है, तो उसके ऊपर अभी कोई टैक्स नहीं है। मगर अगर आप टाइम से पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को मेच्योर कर लेते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको सरचार्ज या कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप पहले 2 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर इसको मेच्योर करेंगे तो 15%, अगले 4 साल में करेंगे तो 10% देना पड़ेगा, 4 साल के बाद ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, ई कॉमर्स के ऊपर टैक्सेस, ये तो खैर ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स तो लास्ट कुछ अरसे से एफबीआर ने कलेक्शन स्टार्ट कर दी थी। इसके अंदर थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म मजीद चेंज किया गया है, उसको भी हम थोड़ा सा आगे जाके देख लेंगे।
अच्छा, अब 4A की हमने बात कर ली, 7B की बात कर ली, नई सेक्शन इंसर्ट हुई है 7G जो लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से है। ई-कॉमर्स का कुछ थ्रेशोल्ड के उन्होंने नए रूल्स अप्लाई किए हैं। आगे जाके हम थोड़ा-सा इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा जनाब, जब हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, देखिए ये सवाल तो जिस तरह स्टार्ट में ज़िक्र हुआ है कि आम आदमी के ज़हन में आता है कि जी, आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए इसकी बहस में जाए बगैर, पॉलिटिकल डिस्कशन में किए बगैर हम थोड़ा-सा अगर इसको प्रैक्टिकली देखें, देखिए जब आम आदमी की बात कर रहे हैं तो हम दिहाड़ीदार मज़दूर की या भट्ठे पे काम करने वाली या एक रेहड़ी लगाने वाले शख्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात सिर्फ़ कर रहे हैं एक सैलरीड इंडिविजुअल्स की। एक वो शख्स जो माहाना तनख्वाह ले रहा है किसी भी इदारे से, उसके लिए थोड़ा-सा रिलीफ़ लेकर आई है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट के अंदर। रिलीफ़ क्या है कि इनिशियल थ्रेशोल्ड वही 6 लाख रुपया है। यानी अगर किसी की सालाना तनख्वाह 6 लाख रुपया है, तो 50,000 रुपया माहाना होगी, तो उसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना। 6 लाख रुपए से 12 लाख के दौरान अगर आपकी तनख्वाह है, तो आपको टैक्स जो पहले देना पड़ता था, उसके हवाले से टैक्स के अंदर कुछ चेंजेज़ आनी है। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ उन्होंने चेंजेज़ कर दी कि जी, आपके केस के अंदर अगर आपकी तनख्वाह 20 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर कुछ चेंजेज़ आई हैं, जिनकी वजह से 20 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह लेने वाले लोगों के लिए कुछ बेनिफिट इस बजट के अंदर अवेलेबल है। अच्छा जनाब, अब सुपर टैक्स। अब सुपर टैक्स क्या है? देखिए सुपर टैक्स से आपके ज़हन में सुपरमैन का नाम आ जाता होगा ना। सुपरमैन या सुपर टैक्स हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स, आम बंदे के लिए नहीं है, ये खास लोगों के लिए है। अब सुपर टैक्स पहले जो पुरानी शरह थी एफबीआर की कि अगर आपका 150 मिलियन या 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपकी इनकम है मुख्तलिफ सोर्सेज से, देखिए इनकम ऑफ सैलरी भी है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, जहां से भी आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब वो टोटल इनकम अगर आपकी 150 मिलियन या 15 करोड़ से ऊपर चली जाती थी, वो आपको टैक्स हो जाता था। अब उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल्स के लिए ये लिमिट 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिए। बाकी जो सेक्टर्स हैं, जिस तरह आपका बैंकिंग सेक्टर है या जो और कुछ सेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी सुपर टैक्स चार्ज होता था, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आई है, मगर जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए शरह जो है ना वो 500 मिलियन कर दी गई है। 8% का रेट है उनके लिए, जनरल पर्सन्स के लिए, और जो बैंकिंग कंपनीज वगैरह हैं उनके लिए ये रेट जो है ना वो 10% है। ये ध्यान में आपने रखना है कि उनकी जो लिमिट है वो 150 मिलियन ही है। 150 मिलियन से ज्यादा आपकी इनकम होगी ना, तो फिर आपको सुपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके साथ ही मजीद आगे हम जब चलते हैं, ये एक्सपोर्ट वाला थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा जनाब, अब टैक्स बेस को एफबीआर इंक्रीज कैसे कर रहा है? अब ये सवाल हर जगह पे पूछा जाता है, ये किया जाता है कि अब यानी तमाम लोगों का टैक्स बर्डन 80 लाख लोगों के ऊपर क्यों है? अब तकरीबन कमोबेश शायद हो सकता है ये फिगर ऊपर नीचे भी हो। पाकिस्तान के अंदर कमोबेश तकरीबन 80 लाख लोग एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं जिनका एनटीएन है। अब लास्ट ईयर मेरे ख्याल है कि फिगर अगर शायद मैं गलत ना हूँ, तकरीबन 6 मिलियन 60 लाख या उससे ज़्यादा थी, जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल की थी। देखिए, टैक्स हम लोग दे रहे हैं, यानी जो ये पब्लिक सवाल करती है ना कि हर बंदा टैक्स दे रहा है। अब आपको समझने की ज़रूरत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए टैक्सेस 2 किस्म के हैं। एक आपका डायरेक्ट टैक्स, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप अपनी इनकम के ऊपर साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हुए डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में से एक किस्म है आपकी सेल्स टैक्स। आपने याद रखना है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जनरल रेट ऑफ सेल्स टैक्स 18% है। अब जो सेल्स टैक्स आपका टैक्स है वो इंडिविजुअल या एंड यूजर या एंड कंज्यूमर के लिए एडजस्टेबल नहीं है। यही सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन है। आप दुकान से टिश्यू का डब्बा लेने जाते हैं, टिश्यू के डब्बे के ऊपर आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं, पानी की बोतल के ऊपर दे रहे हैं, आप शैम्पू का सेशन ले रहे हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स दे रहे हैं। यानी कमोबेश काफी सारी चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स है। तो एक चीज तो आप क्लैरिटी अपने जहन के अंदर ले आइए कि सेल्स टैक्स एंड यूजर या एंड कंज्यूमर जिसने अपनी पर्सनल पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेना है, उसके लिए वो एडजस्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। अब बिजनेसमैन के लिए वो एडजस्टेबल इस सेंस में होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, एक से दूसरे चैनल के ऊपर वो एडजस्ट हो जाते हैं, वो एक अलग बहस है, हम उसमें बहस में नहीं जाते। अब इनडायरेक्ट टैक्स की हमने बात कर ली, एक सेल्स टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दूसरी किस्म हमारी वो है जो हमसे टैक्स एट सोर्स कटता है, एडवांस में कटता है। अब उसकी मिसालें या वो क्या तरीका है, देखिए तकरीबन अब पाकिस्तान के अंदर 15 करोड़ 20 करोड़ लोग मोबाइल यूजर हैं।
जो भी बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, उस मोबाइल फ़ोन का वो ₹100 का कार्ड लोड करे, ईज़ी लोड करे, महीने के बाद पोस्टपेड बिल जमा कराए। अब उसके ऊपर वो इनकम टैक्स एफपीआर को दे रहा है। अब उससे वो टेलीकॉम ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट कर रहा है। यानी यूफ़ोन, मोबिलिंक, टेलीनॉर, जैज़, ज़ोंग वगैरह जो भी कंपनीज़ जिस भी नेटवर्क का वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, जब भी वो कार्ड लोड करेगा, ईज़ी लोड करेगा, तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर एफपीआर के बिहाफ़ पर उसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है। ये एडवांस टैक्स है, आपके लिए एडजस्टेबल है। फिर उसके बाद आप गाड़ी नहीं लें, होंडा, सुजुकी, टोयोटा जिस भी कंपनी से लें, एमजी की लें, हैवेल की लें, जिस मर्ज़ी कंपनी की लें। जब नई गाड़ी लेंगे तो कंपनी उस नई गाड़ी की इनवॉइस के साथ आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेगी, ये एडवांस टैक्स है। फिर उसके बाद गाड़ी आप एक्साइज़ के पास रजिस्टर करवाने जाएँ, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा। बाकी उनके एक्साइज़ के अपने टैक्सेस के अलावा जो प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एक्साइज़ का टैक्स हो गया, फीसेस होगी, इनकम टैक्स की बात हो रही है, जो इनडायरेक्ट टैक्स आपसे कलेक्ट होता है। फिर उसके बाद बिज़नेस की बात करें, जब किसी इदारे के साथ आप सप्लाई का काम कर रहे हैं, आप उसको सर्विसेज़ दें, सप्लाई करें, वो टैक्स आपका काट लेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा, अब जब हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं ना, थोड़ी देर पहले शायद हमने ज़िक्र किया था, अब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स क्या कर रहे हैं, उनको एफबीआर ने पाबंद कर दिया है कि अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो आपने इतने परसेंट टैक्स काटना है, कैश ऑन डिलीवरी आप करेंगे, तो इतने परसेंट टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये सारे की सारी एडवांस टैक्सेज़, एडजस्टेबल टैक्सेज़ या टैक्सेज़ एट सोर्स की किस्में हैं, इनकम टैक्स। तो आपने जो बात ज़हन में रखनी है, आपने लोगों की इस बहस में जाए बगैर कि जी हमसे इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है तो हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है ना? आप ये देखिए कि जो टैक्स आपके लिए एडजस्टेबल है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं वो इनडायरेक्ट इनकम टैक्स है। जब साल के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, उस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसका बेनिफिट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी-सी मिसाल ले लेता हूँ, हर टेक्निकल बहस में जाए बगैर। देखिए अब एक सैलरीड इंडिविजुअल साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। वो अपनी इनकम शो करता है, फ़र्ज़ कीजिए 12 लाख रुपया। अब जो 12 लाख रुपए अपनी इनकम शो करेगा तो उसका टैक्स अज़्यूम करें, मैं कहता हूँ कि ये 6 लाख रुपया बन रहा है। ओह सॉरी, 6,000 रुपया। 12 लाख एनुअल इनकम सैलरी इंडिविजुअल, साल का टैक्स बन रहा है 6,000 रुपया। अब अगर उसके एम्प्लॉयर ने उससे टैक्स नहीं काटा हुआ, वो किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहा था, उन्होंने टैक्स नहीं काटा। अब वो 6,000 रुपए जो टैक्स बना उसने एफपीआर पे जमा कराना है। जब तक जमा नहीं कराएगा तो लाज़िम बात है कि उसकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। अब वो क्या करेगा भई, अपने मोबाइल ऑपरेटर से या अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू टैक्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड करे। अगर वो किसी इंटरनेट कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उससे टैक्स ले रहे हैं, उनसे टैक्स का सर्टिफिकेट ले। गाड़ी का उसने टोकन कराया, उस गाड़ी का टोकन टैक्स का सर्टिफिकेट ले या डाउनलोड करे अपनी ऐप के थ्रू। उसने गाड़ी नहीं ली, उसका सर्टिफिकेट ले, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची, उसका डिटेल इकट्ठी करे। जब वो सारी डिटेल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डालेगा, हो सकता है बाद में पैसे बजाय इसके कि उसने एफबीआर को देने, एफबीआर ने से वापस करने हो। अच्छा जनाब, इस बहस में जाए बगैर कि जी सवाल इससे लोगों के ज़हन में आएगा कि जी एफबीआर पैसे वापस कब करता है? एक अमेंडमेंट जो अभी टैक्स रिटर्न 2026 का फॉर्म अभी ऑनलाइन नहीं आया। मगर जो एफबीआर का रिटर्न का फॉर्म ऑनलाइन आने जा रहा है, इंडिविजुअल्स के हद तक ये कहा जा रहा है कि जी उसके अंदर ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अगर आपका लेजिटिमेट रिफंड है। देखिए जो चीज़ आपके समझने वाली है। अब आपने इस चीज़ को 100% इंश्योर करना है कि जो भी इदारा, जो भी महकमा आपका टैक्स काट रहा है, आप उसका एविडेंस लें। गलती हमारी भी किसी हद तक है, बीइंग एन इंडिविजुअल। गलती किस तरह? देखिए, हम गाड़ी नहीं ली, हमने टोकन टैक्स उसका जमा करा दिया, उस कंपनी ने हमसे टैक्स ले लिया। अब वो टैक्स लेके हमें अगर सिर्फ़ इनवॉइस के ऊपर लिख के दे देगा, तो उस इनवॉइस को सिर्फ़ ये नहीं है कि जी आपने इनवॉइस के ऊपर आपने कहना है कि मैंने टैक्स जमा करा दी है। आपने उस कंपनी से उसका सीपीआर लेना है, कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट। आप एक चीज़ अपनी, जिस तरह हम वो पहले कहते थे ना कि आप गिरा के साथ अपनी बाँध दें। पुराने ज़माने में जो हमारी माएँ, दादियाँ किया करती थी, अपनी पल्लू के साथ बाँध देती थी ना चीज़ों को। आप भी ये पल्लू के साथ अपने बाँध लें कि आपने कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट आपने ज़रूर लेनी है। देखिए, जब तक आपके पास सीपीआर नहीं होगा, उस वक़्त तक जिस इदारे ने आपका टैक्स काटा है, ये श्योरिटी नहीं है कि आपसे काटा गया टैक्स जमा भी हुआ है या नहीं जमा हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ। अब एफबीआर को आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, आपने लिखा कि जी मेरा टैक्स बनता है जो मैंने एफबीआर पे जमा कराना है 10,000 रुपया, जबकि जो एडवांस में मैं टैक्स दे चुका हूँ, मोबाइल के ऊपर, एक्साइज़ के ऊपर, टोकन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के ऊपर, फलाँ-फलाँ जगह जो भी है। वो डिस्कशन एक टेक्निकल हो जाती है कि कुछ टैक्स एडजस्टेबल है, कुछ मिनिमम है, कुछ फाइनल है, हम उस बहस में फिलहाल नहीं जा रहे। आपने लिखा कि जी ये मेरा टैक्स कटा। आखिर में आईआरएस का अकाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि जी कितना एफबीआर ने आपको रिफंड देना है।
तो मेरी ये बात आप याद रखिए, अगर वो जेन्युइन रिफंड है, तमाम एविडेंसेस एफपीआर के पास मौजूद हैं, तो फाइनली एफपीआर आपको वो रिफंड ज़रूर करेगा। यानी ये नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपके पास एविडेंस नहीं होता सीपीआर की शक्ल के अंदर। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस वाला हमने पहले भी देखा कि ये इसके अंदर थोड़ी चेंज लाई गई है। 7G एक नई सेक्शन आई है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई गई है। पहले कुछ सालों में 15% है, फिर 10% और फाइनली मैच्योरिटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ऑल्दो इस वक्त मैं एक समझे कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के तौर पे काम कर रहा हूँ, मगर मेरे अभी इस वक्त फॉलोअर्स इतने नहीं है। उम्मीद है आप लोग फॉलो करेंगे तो हमारे ये नंबर भी शायद इंक्रीज हो जाएगा। मगर वो लोग जो टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अब वो भी एफबीआर के शिकंजे में आने जा रहे हैं। देखिए, शिकंजे के लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हमें टैक्स ना देना पड़े। वो मुख्तलिफ बहानों से बच जाते हैं। वो अपनी इनकम को, एफडीआर को डिक्लेयर नहीं कर रहे होते प्रॉपर्ली। तो डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए जो मैकेनिज़्म बाकायदे बना दिया गया। कुछ अर्सा पहले एक एसआर भी इसके ऊपर आया था। अभी फाइनेंस एक्ट का इसको बाकायदा हिस्सा बना दिया गया है। तो आपको अब डिजिटल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अब वो भी टैक्स नेट के अंदर आ जाएँगे। अच्छा, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अच्छा, अब उनके ऊपर भी टैक्स के रेट के अंदर थोड़ी-सी चेंज लाई गई है। वो इस वजह से लाई गई है कि इसको डिजिटलाइज़ किया जाए। देखिए, लोग अवॉइड करते हैं ना, अवॉइड किसने करते हैं? बिज़नेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है या एक मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, उसने जो अपॉइंट किए हुए हैं, जिनको सामान बेचना चाहता है, वो कहते हैं कि भाई हम रजिस्टर नहीं हैं, आप हमें हमेशा ज़्यादा टैक्स चार्ज कर लें। अब उनको जो बेनिफिट दिया गया है कि जी आप मिनिमम टैक्स के साथ अपने आप को एफडीआर के अंदर रजिस्टर करें, ताकि पूरे का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब विथहोल्डिंग टैक्स की जब हम बात करते हैं, देखिए, अब टैक्स के अंदर एफबीआर ने क्या किया, अब ये बड़ी एक टेक्निकल और मतलब एक लेंथी बहस हो जाएगी। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि टैक्स हर बंदा दे रहा है। अब एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल अभी 18 साल भी नहीं हुई, मोबाइल फ़ोन वो भी यूज़ कर रहा है। घर के अंदर एक 10 साल का आपका बेटा या बेटी है, वो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। अगर उसके मोबाइल में सिम है, उसके वालिद या उसकी वालिदा, बड़े बहन या भाई के नाम पर है, टैक्स तो वो भी दे रहा है। देखिए, हर टैक्स एडजस्टेबल टैक्स नहीं है, यानी एफपीआर से आप उसके एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकते। बिज़नेसेस के लिए सिनेरियो डिफरेंट होता है। अब जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो बिज़नेस के अंदर या तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, या आप सर्विसेज दे रहे हैं, या आप इंपोर्टर हैं, कमर्शियल इंपोर्टर हैं, या आप मैन्युफैक्चरर हैं। तमाम जगह पे टैक्स का मैकेनिज्म चेंज होता रहता है। हम चूँकि कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम सेक्टर स्पेसिफिक आपके लिए सेशन इंशाल्लाह लेकर आएँगे। हमारा अगर आप फेसबुक पेज विजिट करेंगे तो कुछ अर्सा पहले हमने अनाउंसमेंट की थी। इंशाल्लाह हम एजुकेशनल वेबिनार सीरीज भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन है जिसके अंदर तमाम लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं अभी, जूम के थ्रू भी और फेसबुक लाइव के थ्रू भी। तो हम जनरल डिस्कशन के हद तक महदूद करेंगे अपने आप को। बाकी जो टेक्निकल डिस्कशन है, सेक्टर वाइज डिस्कशन है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। जो समझने की बात है, चूंकि रेट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने के लिए ये क्या फर्क क्या पड़ रहा है ना इसके अंदर। देखिए, अगर आप सप्लायर हैं, आप कोई सप्लाई का काम करते हैं, जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं। तो जब आप सप्लाई करते हैं किसी इदारे को, तो अगर आप बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सप्लाई कर रहे हैं, तो जो इदारा जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका टैक्स एट सोर्स काटता है। एट सोर्स की एडवांस टैक्स की पहले हम बात कर चुके हैं। जो टैक्स काटेगा उसका रेट 5.5% है। फाइनेंस एक्ट से पहले भी 5.5 था, फाइनेंस एक्ट के बाद भी 5.5 है। उसके बाद अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप इदारे या बिज़नेसेस किसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो पहले भी रेट 5.5 था, अभी भी रेट 5.5 ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा, अब चेंज कहाँ पर आया है? देखिए, अगर आप सर्विसेज़ देते हैं, अब सर्विसेज़ के अंदर भी इन्होंने कुछ कैटेगरीज़ बना दी हैं। जनरल सर्विसेज़ हैं, फिर उसके बाद आपके पास होटल की सर्विसेज़ हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज़ हैं, फिर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज़ हैं, फिर आईटी सर्विसेज़ हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ हैं, आर्किटेक्चरल सर्विसेज़ हैं, बेशुमार एक लंबी-चौड़ी लिस्ट है। अब अगर तो आप स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ दे रहे हैं, आपने ये ध्यान में रखना है। जनरल सर्विसेज़ क्या है? मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों को सर्विसेज़ देता हूँ, टैक्स रिटर्न्स फाइल करता हूँ, या मैं कॉर्पोरेट उनके काम करता हूँ, मैं एक जनरल सर्विस कैटेगरी में हूँ। मैं रिपेयर मेंटेनेंस का काम करता हूँ, जनरल सर्विस कैटेगरी के अंदर हूँ। मैं जब किसी को सर्विसेज़ दूँगा, तो जो मेरा रेट ऑफ टैक्स होगा वो 15% होगा।
बेशक मैं इंडिविजुअल के तौर पे सर्विसेज दूँ या कंपनी के तौर पे दूँ, मगर इस साल थोड़ी-सी जो स्लाइड सी चेंज आई है, वो चेंज ये आई है कि जी उन्होंने रेट को 14% किया है इंडिविजुअल के कुछ केसेज़ में, जो ये कंसल्टेंट वगैरह की सर्विसेज को छोड़ के। अगर यानी आप ये समझें कि अगर कंपनी एक सर्विसेज दे रही है, उसका रेट 15% से कम होके 14% हो गया। अब जो आईटी की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, बजट्स या फाइनेंस साइड से पहले भी रेट 4% था, उसके बाद भी 4% है। मगर जो बाकी जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, यानी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज होगी या आपके पास आर्किटेक्चरल सर्विसेज हैं, उनके ऊपर रेट पहले 6% था, उसको बढ़ा के 7% कर दिया गया है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के ऊपर 1.25% किया गया है। फिर इसी तरह डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, मामूली सी चेंज आई है। बाकी डिस्कशन हम आगे करते हैं जनाब। अब अच्छा, अब इसका ज़िक्र तो हम पहले कर चुके हैं, फेसलेस हियरिंग का। अब इसको रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है? मैंने स्टार्ट के अंदर आपके साथ ज़िक्र भी किया कि इसको रेवोल्यूशन क्यों कहा जा रहा है। देखिए, मैं अपनी टीम से भी थोड़ा पूछना चाहूँगा, हमारे पास कुछ क्यूरीज़ तो नहीं आ रही? काइंडली आप प्लीज़ अच्छा, हमारी टीम से मैं कोई फेसबुक या ज़ूम के थ्रू कुछ क्यूरीज़ तो नहीं आ रही? साथ-साथ अगर आएँ तो हम उसको भी एड्रेस करते जाएँ। सर अभी तो नहीं आनी चाहिए बाकी। अच्छा। अच्छा, इस तरह की अगर आपकी क्वेरीज आती हैं, कोई ऐसी क्वेरीज हैं, तो आप बेशक अपने फेसबुक लाइव पेज के ऊपर भी ज़ूम के थ्रू आप अपनी क्वेरीज हमें नोट डाउन कराइए, तो हम कोशिश करेंगे कि आखिर में इसको आंसर कर सकें। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास टाइम की कोई लिमिटेशन होती है, तो हम इसके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए सेपरेट सेशन भी कर लेंगे, जिसके अंदर हम आपकी क्वेरीज को आंसर करते हुए एक रिकॉर्डिंग सेशन जो है ना, हम अपना अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब देखिए फेसलेस की जब हम बात कर रहे हैं कि टैक्सेशन रेवोल्यूशन क्यों है? पहले ज़िक्र इसका हो चुका। अब लॉ के अंदर अच्छा, ये जो सेक्शन स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, ये तो हमारी लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स जो हुई हैं ना। अब जिस तरह 227 डी के अंदर अमेंडमेंट हुई, 122 ई आई है, 122 129 ए आई है, 165 ए बी, 134 बी, ये वाली सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सेक्शन वाइज़ डिस्कशन है, जनरली लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि शायद ये इतनी इस वक़्त इस स्टेज के ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं होगी। बाद में मैंने जिस तरह आपसे ज़िक्र किया कि हमने पूरे कंपैरेटिव एनालिसिस बनाए, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो समझने की ज़रूरत है, जो पहले भी ज़िक्र किया है कि फेसलेस मतलब ये है कि आपने किसी जगह किसी एफसीआर के ऑफ़िस को विज़िट नहीं करना। आप सिस्टम आईरिस के थ्रू रिक्वेस्ट फ़ाइल करेंगे कि मैं फेसलेस हियरिंग करना चाह रहा हूँ, तो फेसलेस के थ्रू आपको ऑप्शन दिया जाएगा और आप फेसलेसली अपनी हियरिंग्स या अपने केसेस को प्रेज़ेंट कर सकेंगे। अच्छा, अब जो एनफोर्समेंट और पेनल्टीज़ हैं, इसको मज़ीद एनहांस किया जा रहा है। देखिए, अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्यों ये कहा जा रहा है कि जी एफपीआर मज़ीद पेनल्टीज़ इन्हांस करने जा रहा है। देखिए, मैं फिर वही बात जो स्टार्ट में की थी, देखिए हमारा पॉलिटिकल बहस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी अ, मज़ीद टेक्निकल बहस के अंदर नहीं जाते। जिसमें पहले हम ज़िक्र कर चुके हैं, तकरीबन 8 मिलियन लोग एनटीएन होल्डर्स हैं। अगर हम एक रफ एस्टिमेट ले लें कि जी 10 करोड़ लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई छोटी दुकान लगा रहा है, कोई होलसेलर है। अब आप मुझे बताइए, देखिए बगैर किसी इलाके को आइडेंटिफाई किए, जहाँ पर आपने देखा होलसेल की मार्केट्स है ना, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। कितने लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं? कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं। देखिए, अब वो बैक साइड में हम रख देते हैं कि ये टैक्स लोग क्यों नहीं दे रहे। देखिए, एफपीआर ये सारे के सारे एनफोर्समेंट और पेनल्टीज का जो मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं ना, वो किस वजह से मैकेनिज्म एक क्रिएट किया जा रहा है कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि जी आप 1 मिनट के लिए इसको साइड पे रखते हैं पेनल्टीज को, भाई आप हमें अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप रजिस्टर करें। देखें, जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे, ये पूरी चेन कंप्लीट नहीं होगी। जब तक ये चेन कंप्लीट नहीं होगी, तो एफपीआर इस चेन के अंदर छुपे हुए चोरों को नहीं पकड़ सकता है। तो इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बड़ी एक बहस की जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल नीचे जा चुका है, बैठ चुका है। यानी लोगों की अरबों खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसके ऊपर जो वो रिटर्न एक्सपेक्ट करे, तो उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा।
7 ई जो आया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीम्ड इनकम का टैक्स लगा है मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। वो बेसिकली तो एफबीआर ने इस वजह से लगाया था कि लोगों के पास डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज की शक्ल में की हुई हैं, चलें वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनती, तो हमें किसी तरीके से वहां से रेवेन्यू तो जनरेट हो ना। 7 ई का टैक्स लगाया, तो वो खैर कोर्ट ने उसको वाइड एब इशू कर दिया, उसको इलीगल डिक्लेयर करते हुए उसको खत्म कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है, यानी ये चीज आपने ध्यान में रखनी, जब डीम्ड इनकम 7 ई का टैक्स खत्म हो गया, इससे भी प्रॉपर्टी सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। अच्छा, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आई है, देखें, अब प्रॉपर्टी के अंदर जो टैक्सेस आपके इन्वॉल्व हैं, एक टैक्स आपका परचेज के ऊपर है, एक टैक्स आपका सेल्स के ऊपर है। अब एक बायर होगा, एक सेलर होगा, लाजिम बात है। अब बायर के लिए जो टैक्स पहले ही कम करके 1.5% कर दिया गया था, इस फाइनेंस एक्ट के अंदर उसको मजीद कम करके 1.25% कर दिया गया। कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। सवाल आपके ज़हन में आता है, 1.5 से 1.25 हो गया, फ़र्क क्या पड़ा है? देखिए, एफबीआर ने इससे पहले एक थ्रेशहोल्ड रखा हुआ था कि जब आपकी प्रॉपर्टी की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, वो एक खास हद से ऊपर जाती थी, तो आपका टैक्स का रेट इंक्रीज़ हो जाता था। 1.5 से 3, फिर 3 से 4.5, इस तरह डिफरेंट स्लैब में चला जाता था। अब वो वाला थ्रेशहोल्ड खत्म कर दिया गया है। आप जितने मर्जी की आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, टैक्स का रेट 1.25% ही रहेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्स रेट के अंदर चेंज आएगी। अब अच्छा, ये चीज मैं शायद आपसे पहले गोश गुजार नहीं कर सका। अब पहले तीन कैटेगरी थी ना इस फाइनेंस एक्ट से पहले, कि फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर। अभी नॉन फाइलर, सॉरी, लेट फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। आप या तो फाइलर होंगे या आप नॉन फाइलर होंगे। फाइलर वो शख्स जो मुकर्ररा तारीख के अंदर अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करा देता है। अगर मुकर्ररा तारीख के अंदर आप अपना सेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, मुकर्ररा तारीख जिसका 30 नंबर होती है इंडिविजुअल एपीक्स के लिए, उस तारीख गुजरने के बाद आप नॉन फाइलर हो जाएंगे। तो फिर उस सूरत में जो पहले जिक्र हुआ कि 25,000 रुपए का आपको जुर्माना या चालान भरना पड़ेगा, तब आप फाइलर होंगे। परचेज की बात कर रहे थे, फ्लैट रेट 1.25% फॉर ऑल पर्संस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। सेल के ऊपर क्या किया, सेल के ऊपर जो रेट था पहले मिनिमम 4.5%, फिर थ्रेश होल्ड की वजह से इंक्रीज होता था, उसको कम करके 2.75% कर दिया गया। फ्लैट रेट अगेन फॉर ऑल कैटेगरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, आपने फ्लैट 2.75% टैक्स देना है। अच्छा, 7 ई का हमने जिक्र कर दिया कि 7 ई आपकी बॉलिश होगी। फिर उसके बाद एफपीआर ने, चूंकि कुछ अर्सा पहले भी लोगों के लिए में है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को एनहांस कर दिया था, शायद कुछ जगह पे ये रियलिस्टिक नहीं थी, फिर उसको चेंज किया गया। मगर ये है कि वो वैल्यूज एफपीआर मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे डिटरमिन करता है। अगर उसके अंदर कोई लोगों का एतराज होता है, चैम्बर्स का है, या जो आपकी यूनियंस हैं, रियल एस्टेट के जो इदारे बने हुए हैं, तो वो अपनी अपना मतलब वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, और उस हवाले से ये चीजें होती हैं। अच्छा जनाब, अब मज़ीद आगे चलते हैं जी। अच्छा, फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के रिफ़ॉर्म्स को अगर हम देखें, इसको थोड़ा-सा आगे जाके देखते हैं। हम नेक्स्ट आगे स्लाइड पे पहले कवर कर लेते हैं। अगर हम सेक्टर वाइज़ इम्पैक्ट को देखें, देखिए, बैंकिंग के अंदर जो आपका रेट था, वो हायर गेन है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर 150 मिलियन से ऊपर 10% रेट जो सुपर टैक्स का है, उसको बरकरार रखा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर आपका इसके साथ इफेक्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर। पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव नहीं है। 7 ई अबॉलिश हो गया, यूनिफॉर्म रेट आ गया आपका परचेज और सेल के ऊपर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स और शिपिंग जो एजेंट्स हैं, उनको मजीद स्ट्रीमलाइन किया गया है इसके अंदर। फिर आईटी एंड डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनके लिए मजीद कुछ विदोलिंग टैक्स की कंप्लाइंसेस को बेहतर किया गया है। फिर उसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर आप रेवेन्यू लेकर आते हैं, उस हवाले से कुछ चेंजेस आई हैं। और इम्पोर्टेंट मोस्ट जो चेंज आई है, देखिए, पहले जो पिछले साल बजट आया था फाइनेंस एक्ट 2025, उसमें जो आईटी के लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो सर्विसेज वो दे रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू अपना वो लेकर आते हैं पाकिस्तान के बाहर से, तो उसके ऊपर 0.25% फ्लैट रेट टैक्स था, फाइनल टैक्स था उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है। उन लोगों के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं थे, 1% था। वो शर्त ऑलरेडी खत्म हो रही थी 30 जून 2026 को। मगर हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया आईटी सेक्टर के लिए, कि आपके लिए वो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है, वो बढ़ाकर 30 जून 2029 तक लेके चले गए हैं। तो अब 30 जून 2029 तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट लेकर आए हैं इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए, अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें कि जी आपको क्या करना चाहिए, या आप कैसे अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं।
अच्छा, मेरे ख्याल है कि कुछ चीज़ें हमारी टीम भी हमारे साथ शेयर कर रही है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक क्वेरी आई है। अच्छा, हमारे पास शाहज़ेब साहब का एक सवाल है, कहते हैं कि जी जो सरचार्ज है, वो मोटिवेट करने के लिए लोगों को किया गया है कि जी वो ताकि टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शाहज़ेब साहब। मकसद यही है, देखें मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ, यानी आप अब रोड के ऊपर जब आप गाड़ी या मोटर बाइक चला रहे हैं ना, आप क्यों जुर्माना रखा गया? जुर्मानों की पहले शरह बहुत कम थी, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। देखें, अगर आप बगैर हेलमेट की बाइक चला रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी सर की जो चोट है, वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर की चोट से अल्लाह ताला बचाए, कि सर की चोट जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। तो जुर्मानों को बढ़ाया इसलिए गया कि भाई आपका अगर 2000 4000 जुर्माना हम कर रहे हैं हेलमेट की वजह से, तो इससे बेहतर है कि आप हेलमेट खरीद लें 2000 रुपए का। तो इसी वजह से सरचार्जेज जो एफबीआर ने इंक्रीज किए हैं इस बजट के अंदर या फाइनेंस एक्ट के अंदर, वजह यही है कि आप लोग टाइमली टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करें। अच्छा जनाब, मजीद जो बात हम करने जा रहे थे रिकमेंडेशन के वाले से, देखिए, जो बात एफबीआर करता है ना, अब एफबीआर ने काफ़ी जगह की एड्स, पहले भी एफबीआर चलाता रहे, अभी दोबारा भी एफबीआर ही एड्स आपके साथ चलाना शुरू कर देगा सोशल मीडिया के ऊपर, आपको वेबसाइट्स के ऊपर, टीवी के ऊपर चलते हुए मिलेंगे। एफबीआर ये कह रहे होगे कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये बात गलत नहीं है, एफबीआर जानता है। ये और बात है कि जी एफबीआर जो है ना अभी तमाम लोगों को तंग कर नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि भाई आप वॉलंटरीली आ जाएँ टैक्स राइट के अंदर, आप खुद से डिस्क्लोज़ कर दें चीज़ों को। बजाए इसके कि हम आपको नोटिस करें, क्योंकि जब एफबीआर नोटिस करेंगे उसके साथ पेनल्टीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। ये नहीं होगा कि आप जब नोटिस आ ही जाएगा तो आप उससे जान से अपनी छुड़ा लेंगे। देखिए, आप आप टैक्स तो एडवांस में दे रहे हैं। अब एक बंदे की सालाना 10 लाख रुपया फ़र्ज़ कीजिए सैलरी इनकम है। अब वो मोबाइल के ऊपर, गाड़ी के टोकन के ऊपर, आपने बिजली के बिल के ऊपर टैक्स दे रहा है। हो सकता है उसको रिटर्न के साथ टैक्स मज़ीद कुछ भी ना देना पड़े, उल्टा एफबीआर से माँगना पड़े। वो रिटर्न फाइल करे, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इम्पोर्टेंट आपको बात बताता हूँ। इस साल जो अभी टैक्स रिटर्न फॉर्म 2026 अभी तक तो ख़ैर आज की डेट तक एफबीआर ने इसको ऑनलाइन नहीं किया। मैं चूँकि इस आपकी सोशल मीडिया के तवज्जो से एफबीआर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आज 11 तारीख तक चूँकि फॉर्म नहीं आया, बाय लॉ 90 डेज़ का आप टाइम देते हैं टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए। मगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि 1 जुलाई को रिटर्न का फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 90 दिन का टाइम है। जब आज 11 तारीख तक रिटर्न का फॉर्म नहीं आया, तो काइंडली काइंडली आप जब भी रिटर्न का फॉर्म अपलोड करें, आप ये साथ बताएँ कि 90 डेज़ का टाइम है। यानी अगर 12 जुलाई को फॉर्म आता है, तो 12 अक्टूबर तक टाइम दें लोगों को। ये ना लोगों की सरदर्दी हो कि 30 सितंबर आखिरी डेट है। डेट ठीक है कानून में लिखी हुई है, मगर आपने रिटर्न का फॉर्म 1 जुलाई को नहीं दिया ना, तो आप उसको टाइम 90 डेज़ का पूरा दें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, अब देखिए एक अब क्यों ये ज़रूरी है चेन एस्टेब्लिश करना या डिजिटलाइज़ करना? इस साल फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद जो फॉर्म आपको ऑनलाइन आएगा टैक्स रिटर्न के लिए, एफबीआर कुछ मेजर चेंजेस करने जा रहा है। इसको मज़ीद इसको मतलब टेक्निकल और डिजिटलाइज़ किया जा रहा है फॉर्म को। किस तरह किया जा रहा है? सैलरी की आप सिर्फ बात कर लें। अब एक बंदा जो इससे पहले रिटर्न फाइल कर रहा था, वो रिटर्न फॉर्म ओपन करता है, देखता है कि जी मेरी सैलरी है 10 लाख रुपया। सैलरी लिखता है 10 लाख रुपया, उसका टैक्स एट सोर्स कटा हुआ है मोबाइल वगैरह के ऊपर, गाड़ी के टोकन के ऊपर 10-12 हज़ार रुपया, उसको मज़ीद टैक्स जेब से कुछ नहीं देना। वो अपनी टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट को भरने के बाद उसको जमा कर देता है। आप इस साल जब आप लिखेंगे कि आपकी सैलरी इनकम है, तो आपको बताना पड़ेगा आपका एम्प्लॉयर कौन है। कोई इंडिविजुअल है जिसकी दुकान पे आप काम कर रहे हैं, किसी शोरूम पे काम कर रहे हैं, किसी मॉल में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर का एनटीएन या सीएनआईसी देना है। मकसद क्या है? देखें, ये वही बात है जो अभी बार-बार हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं कि डिजिटलाइज़ेशन, इंटीग्रेशन। आप जब अपने एम्प्लॉयर का एनटीएन या सीएनआईसी देंगे, वो डिजिटली क्रॉस वेरीफाई होगा कि भाई वो अपनी जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो शो कर रहे हैं कि मेरे इतने मुलाज़िम हैं, मैंने इतने लोगों को तनख्वाह दी है, तो आप खुदारा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी स्कीम का हिस्सा बने। सैलरी का तो सिंपल रिटर्न है ना, आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी कंसल्टेंट की। आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू डिफरेंट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उसको देख के अपनी रिटर्न फाइल करें, ताकि डिजिटलाइज़ेशन के अंदर आप भी अपना किरदार अदा कर सकें। अच्छा जनाब, उसके बाद बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखें, एक बड़ी इम्पोर्टेंट या एक आप ये समझिए कि जी आपके लिए एक मतलब एक की पॉइंट है आज की इस सेशन के अंदर। बैंक के अंदर कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपकी छुप नहीं सकती है। आप ये ना समझिए कि आज आपने बैंक के अंदर ट्रांज़ैक्शन की, 6 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की, बैंक अकाउंट बंद किया, उसके बाद एफबीआर अब आपको पूछ ही नहीं सकता।
बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है वो जो कभी भी ज़ाया नहीं होता। बैंक्स ने 10 साल का रिकॉर्ड रखना होता है कानून के मुताबिक। तो एफपीआर ने क्या करना है, सिर्फ़ आपका शनाख्ती कार्ड बैंक को लेटर लिख के कहना है कि भाई इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर जितने भी अकाउंट्स हैं आपके पास, आप हमें रिकॉर्ड दे दें। बैंक तो बंद है एफपीआर को जवाब देने के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आप जो भी ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली बैंक को एफपीआर को रिपोर्ट करें। प्रॉपर्टी रिलीफ काफ़ी टाइम डिटेल में हमने इसको डिस्कशन कर ली है। प्रॉपर्टी के ऊपर एक मेजर रिलीफ आया है। पर्पस क्या देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अब इतने ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ है नहीं है। हमारे कोई बिज़नेसेस इतने को फ्लरिश कर नहीं रहे, इंडस्ट्री इतनी को डेवलप हो नहीं रही है। तो लोगों के पास ले-दे के एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का। लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, फाइलें खरीद लेते हैं। और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, छोटा-मोटा घर खरीद लिया या प्लाट लिया, घर बनाया, बेच दिया। ये लोगों के लिए एक बिज़नेस, एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है और आसान किस वजह से भी है। देखिए वो लोग जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, बीइंग सरकारी मुलाज़िम आप कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये लोगों के लिए बिज़नेस एक्टिविटी तो नहीं है ना। अब एक बंदे ने प्लॉट लिया है, किसी ठेकेदार को दिया, घर बनाए, बेच दे, उससे 2-4 पैसे उसको बच जाएँगे। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि टैक्सेस रिड्यूस हुए हैं, 7 ई खत्म हो गया, तो उम्मीद है कि इससे प्रॉपर्टी सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जनाब, ये पहले भी ज़िक्र हुआ, यही जो एल्गोरिथमिक जो टैक्स ऑडिट्स है ना, ऑटोमेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एआई का ज़िक्र पहले भी हुआ, आप लोग भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एफबीआई भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। आपने इस चीज़ को समझना है कि आप बेशक टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, भले चले 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि जो 80 लाख लोग जो पहले रिटर्नें फाइल कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड है, मज़ीद लोग रजिस्टर होते हैं या नहीं होते, उस बहस में जाते हैं कि आप रिटर्न फाइल ना करें। देखिए इंडिविजुअल के केस के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी वजह से आप कभी भी एफपीआर से छुप नहीं सकते हैं। सिम आपने लेनी है शनाख्ती कार्ड के ऊपर, बैंक अकाउंट खोलना है आपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर, गाड़ी रजिस्टर करनी है शनाख्ती कार्ड के ऊपर। इवन बल्कि आज एक सेशन था, हमारी एक वर्कशॉप थी, उसमें मैंने ज़िक्र किया, आपने निकाहनामा आप साइन करने जा रहे हैं ना, तो आपसे मौलवी साहब आपसे शनाख्ती कार्ड माँगेंगे, फिर आगे निकाहनामा आगे चलेगा। तो शनाख्ती कार्ड के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही वो शनाख्ती कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऑटोमेटेड एक ऐसी चीज़ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर बैक एंड पे सारा डेटा कंपाइल हो चुका है। मैं आपको ये हल्फ़न ये बात कहता हूँ कि जो लोग कोई ना कोई बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं या बिज़नेस एक्टिविटी को साइड पे रख दें। आपने कोई गाड़ी ली बेची है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, फाइलर नहीं है, एनटीएन भी नहीं है। आज जाकर आप अपना एनटीएन बनाइए। एनटीएन बनाने के बाद आईरिस के अकाउंट खोलें, एफबीआर मालूमात या एमआईएस एक पेमेंट का ऑप्शन होता है। वो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ उसके मौजूद हैं। आप वो खोल के देखें, सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी एफबीआर के पास मौजूद होगा। तो हमें जब ऑलरेडी सारी चीज़ें उनको पता चल रही हैं, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिक्लेरेशंस करनी है। अभी तो बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म इस हद तक थोड़ा बेहतर हो गया कि आप टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करें, जो टैक्सेस आपके नाम पे जमा हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल के अंदर शो हो जाते हैं। ऑटोमेशन, एआई का इस्तेमाल बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ से ऑनवर्ड एफपीआर को कोई ऑफिसर को मेहनत नहीं करनी, कोई उसने आपका रिकॉर्ड चेक नहीं करना। उसने जस्ट और जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन कहना है कि ये सीएनआईसी सिस्टम में डाला, इसकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है मुझे दिखा दे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन उसके सामने होगी। जनाब, जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि बिज़नेस को आप अपनी अलाइन करें टैक्स के साथ। देखें, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम देखें, मैंने कई जगह इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, चूँकि मैं खुद ट्रेनर भी हूँ। रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ मसला नहीं है। एनटीएन बनाना आज मैं ये चीज़ शर्त लगा के कह सकता हूँ कि एक जो थोड़ा बहुत बंदा आईटी को समझता है ना, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के तो अगले आधे घंटे में अपना एनटीएन बना देगा। एनटीएन बनाना मसला नहीं है। एसएससीपी के साथ कंपनी रजिस्टर करने के लिए काफ़ी सारे लोग खुद एसएससीपी के साथ कंपनी रजिस्टर भी कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ मसला नहीं है। जो मसला है कि आपने टैक्स के साथ अपने आप को बिज़नेस को अलाइन करना है। यानी आपने ये देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है? आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होना सिर्फ़ मसला नहीं है। रजिस्टर होने के बाद टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है। जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टैक्स काटना है, आपने विथहोल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करना है, रिकॉर्ड रखना है, एफपीआर को अपने बिज़नेस प्रेमिसेस का एक्सेस देना है। ये तमाम काम आप करेंगे, तो उम्मीद है कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी।
अच्छा, थोड़ा-सा ये शायद हो सकता है कि स्क्रीन जो लोग हमें ज़ूम के थ्रू जिन्होंने जॉइन किया हुआ उनको तो स्क्रीन शेयर की गई है, वो तो अच्छे तरीके से इसको देख सकेंगे। बाकी लोगों के लिए हम अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी ये फ़ाइल हम अपलोड कर देंगे, जिस फ़ाइल को आप अपलोड करके बाद में आप इसको देख भी सकते हैं। तो थोड़ा-सा इसके अंदर हमने दिया है कि पहले चेंजेज़ क्या थी लॉ के अंदर और अभी क्या चेंजेज़ आई हैं। कुछ सेक्शन ओमिट हो गया है, ओमिट होने का मकसद ये होता है कि पहले वो लॉ में सेक्शन मौजूद थी, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा जनाब, सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटी से मुराद आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब अपने शेयर्स आप खरीदो-फरोख्त करते हैं, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट चेंज की गई है इस लॉ के अंदर। जो कैपिटल गेन का रेट ऑफ टैक्स है, वो 20% तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। अच्छा, पेनल्टी की हमने बात की, अब पेनल्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है। जैसे देखिए हमने पहले बात की टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से, टैक्स रिटर्न पहले फाइल नहीं करते थे तो 40,000 रुपए तक जुर्माना था, जो अब 1 लाख रुपए तक हो सकता है। उसके बाद एओपी कंपनी के लिए पहले 1 लाख था, वो 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। फिर उसके बाद विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल नहीं करते थे, 25 से 50,000 कर दिया। फिर डिफरेंट यानी ये जुर्मानों की शरह दी गई है। यानी आप उसके अंदर अगर चेंज देखें ना 150%, 150, 100%, 400% इतनी चेंजेस इसके अंदर आ चुकी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करें और टाइमली अपनी कंप्लायंसेस करें। अच्छा जनाब, हमारी खैर प्रेजेंटेशन जो थी वो यहाँ तक कंक्लूड हो रही है। मीनवाइल जो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम ले लेते हैं, अपनी टीम को कहेंगे कि हमें क्वेश्चन शेयर कर दें। अगर अदरवाइज अगर कोई जनरल कोई डिस्कशन है वो हम आपके साथ मीनवाइल कर लेते हैं जब तक हमारी टीम हमें क्वेश्चन शेयर करती है। अच्छा देखिए, आपने स्टार्ट में ज़िक्र किया बजट और फ़ाइनेंस एक्ट को थोड़ा-सा आपने समझने की कोशिश की कि बजट और फ़ाइनेंस एक्ट के अंदर फ़र्क क्या है। बजट वो चीज़ है कि जब कौमी असेंबली के अंदर टेबल किया जाता है, फ्लोट किया जाता है एक डॉक्यूमेंट कि जी ये बजट है, बहस होती है, जो भी मेंबर्स हैं असेंबली के, सेनेट के जो मेंबर्स हैं, बहस होने के बाद जब वो फाइनली एक हतमी शक्ल इख्तियार कर जाता है, पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन करते हैं, तो फ़ाइनेंस एक्ट की शक्ल वो इख्तियार कर लेता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो शायद हो सकता है हमारी स्लाइड के अंदर वो स्किप हो गई है। देखिए, वो लोग जो रेज़िडेंट पाकिस्तानी हैं, रेज़िडेंट पाकिस्तानी से क्या मुराद है? मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी शख्स कानून के मुताबिक जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जुलाई से लेकर और जून तक, यानी फर्ज करें मिसाल लेता हूँ कि जुलाई 25 से जून 26, अगर उस वक़्त तक पूरे 365 दिनों में 183 डेज़ यानी 183 दिन या उससे ज़्यादा वो पाकिस्तान में रहेगा, तो वो रेज़िडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। यानी 183 दिन मुस्तकिल रहना ज़रूरी नहीं है कि वन गो में। आप फर्ज़ कीजिए आप जुलाई 2025 में पाकिस्तान में थे, आप अगस्त 2025 में यूके चले गए, आप फिर सितंबर में वापस आ गए, फिर आप फरवरी 2026 में आप दुबई चले गए, फिर आप मार्च में वापस आ गए। तो जो पाकिस्तान के अंदर आपका पीरियड है वो कैलकुलेट होगा एंट्री एग्जिट स्टैम्प की वजह से जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगती है। तो उससे कैलकुलेट होने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि आप पाकिस्तान के अंदर 183 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं। जब ये सिचुएशन है तो पाकिस्तानी टैक्स लॉज़ के मुताबिक आप रेज़िडेंट इंडिविजुअल हैं। रेज़िडेंट इंडिविजुअल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज इसके अंदर आई है, कैपिटल वैल्यू टैक्स की। कैपिटल वैल्यू टैक्स ये था कि जी एक रेज़िडेंट पाकिस्तानी का कोई फॉरेन एसेट है, यानी फ़र्ज़ कीजिए एक पाकिस्तानी जैसे आपने दुबई लीक्स में सुना है ना कि जो पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं। आपकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टी है, आपकी यूके, यूएसए, कनाडा के अंदर प्रॉपर्टी है, तो पहले इस फाइनेंस एक्ट 2026 से पहले आपको 1% सीवीटी पे करना पड़ता था उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का, जो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स में वैल्यू डिक्लेयर करते थे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अब फाइनेंस एक्ट 2026 के अंदर 1% सीवीटी खत्म कर दिया गया। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चेंज आई है उन लोगों के लिए जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं और उनकी फॉरेन प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा जो आपके टैक्सेस थे जिस तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जो जब आप कार्ड से पेमेंट करते थे तो पहले 5% था, अब उसको फ्लैट रेट कर दिया गया 8% तमाम लोगों के लिए। फिर गाड़ियों के हवाले से चेंज आई है। अब अगर आपके पास एक गाड़ी है जो 1000 सीसी तक जिसकी कैपेसिटी है, उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स है 20,000, जो एक्साइज की अपनी फीस है वो इसके अलावा है। अच्छा, 20,000 ये आपने दे दिया, उसके अलावा जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, यानी 1000 सीसी से फिर आगे 11, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 सीसी, अगर वो वाला स्टेटस है, तो उस सूरत में क्या होगा कि उन गाड़ियों के ऊपर अब वो वैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स है। फर्ज़ कीजिए मैं मिसाल लेता हूँ, आपके पास 1501 सीसी की एक गाड़ी है,
1500 सीसी की गाड़ी की जब आप फ्रेश गाड़ी ले रहे हैं, उसकी असेसमेंट तो वो कंपनी कर देगी जिस कंपनी से आप गाड़ी खरीदे। फर्ज कीजिए आपने 1500 सीसी की गाड़ी ली होंडा कंपनी से, उन्होंने कहा इसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ का 0.25% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये चेंज आई है इस बजट के अंदर। अब अगर वो 1800 या 2000 सीसी से ज्यादा होगी तो 0.35% देना पड़ेगा। अगर पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी की जो असेसमेंट है या जो उसकी वैल्यूएशन है वो एक्साइज अथॉरिटीज अपने मैकेनिज्म के तहत करेगी। जो समझने वाली चीज है, 1000 सीसी तक फिक्स टैक्स है 20,000 रुपया, 1000 सीसी से ऊपर वैल्यू बेस्ड टैक्स है, यानी आपका 1800 या 2000 सीसी तक 0.25% है, उससे ऊपर 0.35% है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एटीएल को एक्सप्लेन कर दें। देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपकी समझने वाली है, एनटीएन बनाने का ये सिर्फ मकसद नहीं है कि आप फाइलर हो गया। आप फाइलर टैक्स पेयर उस वक्त बनेंगे जब आप अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे। ना सिर्फ एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे, बल्कि टाइमली जमा कराएंगे। जिस तरह अभी हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप्स के लिए रिटर्न फाइल करने का टाइम 30 सितंबर है। यानी जब ये रिटर्न का फॉर्म आएगा, अभी अगले 2-4 दिनों में एक्सपेक्टेड आ जाएगा, 30 सितंबर 2026 से पहले पहले आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फाइल नहीं करेंगे, एफपीआर ने 30 सितंबर से आगे एक्सटेंशन नहीं दी, रिटर्न फाइलिंग के लिए टाइम नहीं एक्सटेंड हुआ, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत के अंदर फिर अगर आपने फाइलर बनना है, रिटर्न उसके बाद भी जमा हो जाएगी, रिटर्न फाइल करने पर पाबंदी नहीं है, जब भी आप करें। मगर आपको अगर फाइलर बनना है तो फिर इंडिविजुअल को 25,000 रुपए का, पार्टनरशिप को 50,000, कंपनी को 1 लाख रुपया। सिर्फ एक छोटी सी इन्होंने शर्त रख दी है कि जी एक जो इंडिविजुअल है रिटर्न टाइम पे नहीं जमा कराई, अब उसने अक्टूबर में रिटर्न टाइम खत्म होने के बाद जमा कराई, वो 25,000 रुपए का जुर्माना या सरचार्ज भी नहीं देना चाहता, तो वो क्या करेगा, अपने रेलेवेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन फाइल करेगा, अंडरटेकिंग देगा कि मैं अगले 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल नहीं करूंगा। बेनिफिट वहां पे मिलना है ना आपको, प्रॉपर्टी सेल या परचेज के ऊपर रेट ऑफ टैक्सेस काफी कम हो जाते हैं। अभी हमने देख लिया ना, फ्लैट रेट है, परचेज के ऊपर 1.25 है, सेल के ऊपर 2.75 है, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप अंडरटेकिंग दे, आपने नहीं करना ना प्रॉपर्टी सेल या परचेज, कमिश्नर को अंडरटेकिंग दे कि जी मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं करूंगा अगले 6 महीने में, तो मैंने रिटर्न फाइल कर दी, आप मुझसे 25,000 रुपए जुर्माने के बगैर मुझे फाइलर कर दें, तो कमिश्नर के पास डिस्क्रिप्शन है, वो आपको फाइलर कर देगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास सवाल है कि जी एटीएल की वजह से लोगों को मोटिवेशन मिलेगी या डीमोटिवेशन क्रिएट होगी। देखिए, उन लोगों के लिए मोटिवेशन है जो टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो डीमोटिवेशन है। लाज़िम बात है, नुकसान है ना 25,000 रुपए का। अच्छा जनाब, एक और सवाल है कि बिज़नेसेस और सैलरी क्लास के लिए इम्पैक्ट क्या है? देखिए, सैलरी क्लास का इम्पैक्ट हमने ब्रीफली थोड़ा-सा देखा है कि पहले जो 12 लाख, 15 या 18 लाख या 20 लाख तक इवन जिन लोगों की एनुअल सैलरी है, उनके लिए कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि साल की 6 लाख रुपए सैलरी है, आया कि 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स हमें देना पड़ेगा, और सॉरी 6 लाख रुपए से हो सकता है ये लिमिट बढ़ाकर 8, 10 या 12 लाख कर दी जाएगी। वो एफपीआर ने मिनिमम थ्रेशोल्ड तो इंक्रीज़ नहीं किया। अलबत्ता ये है कि जो 20 लाख से ऊपर सैलरी जो कमा रहे हैं ना साल की, उसके लिए स्लैब्स के अंदर चेंजेज़ आएँगे, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। मगर एज़ सच बिज़नेसमैन के लिए कोई खास बेनिफिट नहीं है। उनके लिए जो पहले थ्रेशोल्ड था वही थ्रेशोल्ड है, टैक्सेस का रेट भी सेम है। अच्छा जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किसी पार्टिसिपेंट ने हमारे किया है कि जी कंप्लायंसेस की टिप्स क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइमली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। ड्यू डेट है 30 सितंबर। हर साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 30 जून को, 30 सितंबर के ऊपर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, पहली बात। कंपनी 31 दिसंबर तक टैक्स रिटर्न फाइल करें। मिनिमम पॉसिबल रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करें। यानी बैंक स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड में रखें, सेल परचेज़ आप करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें, मुलाज़मों को तनख्वाह देते हैं उनका आईडी कार्ड रखें, उनकी सैलरी स्लिप्स रखें। यानी ये जो मिनिमम पॉसिबल रिकॉर्ड है, इन्वेंटरी का रिकॉर्ड रखें, ये चीज़ें ज़रूर रखें। फँसते हम कहाँ पर हैं, ये प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आती है कि ये रिकॉर्ड हम प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे होते। तो कंप्लायंसेस के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि रिकॉर्ड अपन हम मेंटेन करें। एफपीआर के अंदर जो आपका ईमेल या मोबाइल दिया गया है, जो कि अभी इनकम टैक्स की हद तक तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिकली होती है ना, तो आप टाइमली उनको रिस्पॉन्स करें। अगर रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है, एड्रेस अपडेट नहीं है, तो आप अपडेट करें। तो आम चीज़ों को टाइमली रिस्पॉन्स करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात कम से कम होंगी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। देखिए, एक सवाल है कि इफ आई एम अ न्यू फाइलर वॉलंटियर व्हेन विल माय नेम कम इनटू एटीएम? अच्छा, यहाँ पर भी एक सिस्टम में ड्रॉबैक है।
अब हो सकता है कि हमें से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट हो जिसके अंदर एफपीआर के साथ अच्छी आपकी अप्रोच है, तो आप एफपीआर की बात जरूर गौर गुजार करें। हम तो कई मौकों पर कर चुके हैं। पार्टनरशिप या कंपनी जिस दिन अपना एनटीए लेंगे उनकी टैक्स कंप्लाइंसेस उस डेट से स्टार्ट होती हैं और वो ऑटोमेटिकली उस डेट से फाइलर एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं अनटिल एंड अनलेस उनकी नेक्स्ट टैक्स रिटर्न ड्यू नहीं होती। यानी अगर फर्ज कीजिए आज 11 जुलाई 2026 को एक इंडिविजुअल सॉरी पार्टनरशिप या कंपनी अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फाइलर होंगे जब तक 30 जून 2027 खत्म नहीं होगा और उनकी रिटर्न ड्यू नहीं होगी। इंडिविजुअल के केस में ये प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल के केस में प्रॉब्लम क्या है? आज आपने अपने आप को रजिस्टर किया एफपीआर के साथ, तो आप जब तक लास्ट जो रिटर्न जिसकी टाइम गुजर चुका है वो फाइल नहीं करेंगे तो आप फाइलर नहीं बनेंगे। यानी मिसाल मैं ऐसे लेता हूँ, 11 जुलाई 2026 मिस्टर एबीसी ने अपने आप को रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद वो जब तक टैक्स ईयर 2026 जो 30 जून 26 क्लोज हुआ उसकी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो वो फाइलर नहीं बनेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जो सवाल था कि जी आप उसी वक़्त फाइलर स्टेटस या एटीएस स्टेटस आपका अपडेट होगा, फाइलर बनेंगे जब आप 30 जून 2026 का जो माली साल खत्म हुआ, इसकी टैक्स रिटर्न 30 सितंबर से पहले फाइल कर दें, तो आप फाइलर बन जाएँगे। जनाब मज़ीद भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं। व्हाई शुड अ नॉन रेज़िडेंट फाइल हिज़ इनकम टैक्स रिटर्न? नॉन रेज़िडेंट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। वजह मजबूरी बन जाती है। देखिए नॉन रेजिडेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर अपने सेविंग अकाउंट रखे हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है। उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब उनको रिटर्न आता है या बैंक से उनको प्रॉफिट मिलता है, तो नॉन फाइलिंग की वजह से उसको टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी अभी तक कानून के अंदर ये एम्बिग्विटी है कि अगर एक शख्स नॉन रेजिडेंट है और वो ऑटोमेटिकली फाइलर नहीं होगा। तो इस वजह से नॉन रेजिडेंट को जरूरत पड़ती है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वो फाइलर का बेनिफिट ले। अदरवाइज उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, बावजूद इसके कि कानून में कुछ वजह लिखी हुई है कि उसके पास एक खास हद तक प्रॉपर्टी नहीं होती या कुछ और मसाइल नहीं होते। अदरवाइज नॉन रेजिडेंट के लिए तो जरूरत नहीं है। अच्छा जनाब, सवाल है कि व्हेन एक्सपेट्रिएट्स फॉरेनर रेजिडेंट्स आर सेंडिंग ह्यूज रेमिटेंसेस, व्हाई these are there are not tax benefit in the finance act? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जनाब। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जी हर महीने हमारे पास जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं उनकी शरह में एक इजाफा होता जा रहा है, मगर इजाफा होने के बावजूद बेनिफिट कहाँ पे है? देखिए अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे केसेस आते हैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि अपना जो सेशन हमने जब स्टार्ट किया कि कुछ केसेस रिपोर्ट में जहाँ पर फॉरनर्स के अकाउंट से या फॉरनर्स तो नहीं सॉरी नॉन रेजिडेंट के अकाउंट से एफबीआई ने रिकवरी की है। देखिए अब वो बंदा कहता है कि जी वो कहने में किसी हद तक हम जानिब है कि मैं पाकिस्तान लाखों करोड़ों रुपया साल का भिजवाता हूँ, आपने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब देखिए बेनिफिट ऐसा कोई नहीं है। बेनिफिट सबसे बड़ा इस हद तक है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो पाकिस्तान के अंदर अपनी जो पैसे वो बैंक से भिजवाता है, तो उन पैसों के ऊपर उसको कोई टैक्स या पाकिस्तान में नहीं देना पड़ता। खाली सोर्स उसने वेरीफाई करना है, अपनी इनकम को उसने एविडेंस देने। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टैक्स रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट नाइका होल्डर्स, काइंडली एक्सप्लेन इम्प्लीकेशंस। अच्छा देखिए, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इम्प्लीकेशन ऐसा कोई नहीं है। नॉन रेजिडेंट्स की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो है ही नहीं ना। फर्ज कीजिए हो भी सकता है किसी केस के अंदर, किस तरह हो सकती है, एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई प्रॉपर्टी कोई घर दुकान कोई ऐसी चीज है जो उसने किराए के ऊपर दी हुई है। जब वो किराए की इनकम जनरेट होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम बन जाएगी, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना। पीओसी होल्डर्स, पीओसी होल्डर जो है वो नाइका और पीओसी होल्डर्स का फर्क यह है कि पीओसी होल्डर्स वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी पाकिस्तान नेशनैलिटी सरेंडर कर दी है। अब वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट के केस के अंदर अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा, एक सवाल मजीद हमारे पास आया है कि सम कॉमन टैक्स मिस्टेक्स वी मेक, काइंडली एक्सप्लेन। अच्छा जनाब, टैक्स के अंदर देखिए आपने कभी ये नहीं समझना या कभी ये assumption नहीं लेनी कि एफपीआर से आप कोई चीज छुपा सकेंगे। अभी जो हमने सारा जिक्र किया एल्गोरिथम का, एआई का, डिजिटलाइजेशन का, इंटीग्रेशन का, एफपीआर के पास आइदर वो तमाम डेटा आ चुका है या आने वाला है।
या इन पाइपलाइन है, वो डेटा डेटा आ जाएगा फाइनली किसी न किसी टाइम पे। वजह मैंने आपको पहले बताई, आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर सारी ट्रांज़ैक्शन हो रही हैं। अब देखिए, अब मज़ीद क्या अब इसके अंदर जो आपने कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि जी पहले तो हम ये समझते हैं कि जी एफपीआर को मेरी फलाँ प्रॉपर्टी है उसका नहीं पता, मेरे बेटे के नाम पर है, मेरी बेटी के नाम पर है, मेरे मुलाज़िम के नाम पर है, अल्टीमेटली किसी न किसी टाइम पता चल जाएगा। तो बेहतर है कि आप तमाम चीज़ें 100% ट्रू एंड फेयर डिक्लेरेशन एफपीआर को करें, तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करें। जब आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम्स आपके लिए कम से कम होंगी। अच्छा जनाब एक और सवाल है कि शॉर्टली डिफरेंशिएट बिटवीन फाइलर एंड नॉन फाइलर। अच्छा मैं इस वक़्त अपनी टीम से पूछूँ ज़ूम अभी आपका लाइव चल रहा है? अच्छा ठीक है, चूँकि काफ़ी सारे लोग जो है वो शायद उनको ऑडियो तो मेरी आ रही होगी, आप शायद उसका स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि फाइलर और नॉन फाइलर से क्या फ़र्क है? जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया, फाइलर वो शख्स है जो मुकर्रर वक़्त के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। फिर रिपीट करूँगा 30 जून 2026 माली साल खत्म हुआ, 30 सितंबर 2026 आखिरी तारीख है। इंडिविजुअल एओपी के लिए टैक्स रिटर्न मुकर्रर तारीख को जमा कर दें। जैसे ही 1 अक्टूबर आएगी एफपीआर डेट एक्सटेंड नहीं करता, ऑटोमेटिकली फाइलर है। नॉन फाइलर वो शख्स है जो मुकर्रर तारीख पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। अच्छा जनाब, मज़ीद हमारे पास सवालात हैं। अच्छा अब ये सवाल आया है कि जी हाउ मच टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय एनी सैलरी पर्सन if he she created NTN in 2019 but not file only return yet but company withholding as tax from 2015। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ये मैं पार्टिसिपेंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, हमारे जो नाज़िर हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछे। देखें, इंडिविजुअल का हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया है। इंडिविजुअल की केस के अंदर जो सिस्टम ड्रॉबैक है इस वक़्त सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आज की डेट में भी अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो एफपीआर फॉर लास्ट 6 ईयर्स आपको नोटिस करके आपको टैक्स रिटर्न के लिए कह सकता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये चीज़ आपके ज़हन में रखनी है। फॉर फाइलर दिस लिमिट इज़ 6 ईयर्स, नॉन फाइलिंग के लिए लिमिट 10 साल की है। अब सवाल फिर ये आ गया, आज फर्ज कीजिए एक बंदे ने 2025-26 में अपनी जॉब स्टार्ट की, उससे पहले उसका स्टेटस सेंटरिंग का था, ये पहले एक हाउस वाइफ थी, उसके बाद उसने कोई काम स्टार्ट किया। देखिए, अब इस चीज़ को एक साइड पे रखते हैं कि जी पहले इसका क्या स्टेटस था। ये चीज़ आप ज़हन में नशीन कर लीजिए कि एफपीआर पिछले 6 साल के लिए आपको नोटिस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली आईआरएस के थ्रू नोटिस आएगा। जब आपको नोटिस किया जाता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो स्पेसिफिक क्वेश्चन्स है, कैंटीन आपने लिया 2019 में और आपने क्यों टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की? आप अपना आईआरएस अकाउंट लॉगिन करें, 100% आपके पास 1, 2, 3, 4 सालों के नोटिसेज़ ऑनलाइन पड़े होंगे कि जी आप इस साल के आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो बेहतर जो हम अपने तमाम क्लाइंट्स को भी लोगों को मशवरा देते हैं कि आप लास्ट 6 ईयर्स की रिटर्न लाज़मी फाइल करें। यानी अभी जिस तरह 2026 की रिटर्न फाइल होनी है ना, तो 2020 से लेकर दो या 2021 से लेकर 2026 तक की रिटर्न लाज़मी फाइल करें। जब ये सारी 6 सालों की रिटर्न फाइल हो जाएगी 20 से 26 तक, 21 से 26 तक, तो फिर एफपीआर इससे पीछे के लिए आपको नोटिस जारी नहीं कर सकेगा। अच्छा मज़ीद हमारे पास सवाल आ रहे हैं। अच्छा अब जो कुछ मिथ्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिथ है कि जी तमाम लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए सैलरी के हद तक कुछ रिलीफ आपको मिला, सुपर टैक्स आपका 500,000 की 500 की लिमिट पे चला गया, 50 करोड़ की लिमिट पे, तो ये बात नहीं है। आपकी इनकम के सोर्सेज़ के हवाले से आपका टैक्स इंक्रीज़ होता है। अच्छा बजट, ये मिथ कि बजट सिर्फ बिज़नेसेस को अफ़ेक्ट करता है, ऐसा भी नहीं है। बजट अक्रॉस द बोर्ड अफेक्ट करते हैं। देखिए, बजट के अंदर सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही, सैलरी की बात नहीं हो रही। अब वहाँ पर काफ़ी सारी एग्ज़ेम्पशन जो सेल्स टैक्स के ऊपर होती हैं, उनको विथड्रॉ कर लिया जाता है या उनको कम या ज़्यादा कर लिया जाता है, तो उससे आम आदमी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स काट लेता है, अब उसके बाद अब आपकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी इनकम को रिपोर्ट करना है। अच्छा, मज़ीद मीनवाइल बाकी लोगों के सवाल आते हैं, तो ये चीज़ें हम थोड़ी-सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जनाब, यानी एक सवाल हमारे पास ये भी आया है, वो सवाल ये है कि जी, जो सिर्फ़
वेल्थी पीपल है उन्हीं को टैक्स के नोटिस आते हैं। टैक्स के नोटिस जो है ना वेल्थी पीपल को कम आते हैं, जो नॉर्मल बिज़नेसमैन है शायद उनको ज़्यादा आते हैं। क्योंकि उनके पास आपको पता है कि बड़े अकाउंटेंट्स हैं, बड़ी फर्म्स हैं जिन्होंने हायर की हैं टैक्स की मैनेजमेंट के लिए, तो वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। जो हमने ज़िक्र किया ना कंप्लायंसेस वगैरह का, तो मैनेजमेंट शायद इतनी मुश्किल नहीं है जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। फ्रीलांसर्स टैक्स पहले शायद नहीं दे रहे तो अब देना पड़ेगा। जो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी टैक्स देना है, जो फ्रीलांसर्स हैं उनको भी टैक्स देना है। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये आप मिथ आप खत्म कर दीजिए। जो एफपीआर इस साल जो चेंजेस लेकर आया है ना, तो आने वाले वक़्त में आप अच्छा अब ये भी नहीं है देखें, अब बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना कि आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा कि आप रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे जाते हुए आपके फ़र्ज़ कीजिए पुलिस वाले ने आपको रोक लिया कि जी आपने बेल्ट नहीं पहना हुआ या आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो आप कहते हैं भाई ये देखें ये भी जा रहे हैं इसने भी हेलमेट नहीं पहना, ये भी जा रहे हैं इसने भी सीट बेल्ट नहीं पहना और मुझे क्यों रोका है? यानी रोकेंगे सबको, जिसको कहते हैं ना कि सब फड़े जाएँगे, तो एक ना एक दिन सब फड़े जाएँगे। जो एफआईआर अभी काम करने जा रहा है, तो ये चीज़ आप अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि ये एफआईआर आपको पकड़ेगा नहीं। हम देख लेते हैं अगर मज़ीद कोई सवाल है तो उसके बाद हम फिर अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। सेशन के अंदर वो ट्रैवल बैन की हुई है। अच्छा, अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये एक क्वेरी है लोगों की कि जिस तरह कुछ अर्से पहले ये शायद न्यूज़ आई थी कि अगर आप फाइलर नहीं हैं, तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इमिग्रेशन के अंदर ऐसा ही है कि लोग लोगों को रोक रहे हैं कि आप हमें स्टेटस अपना दिखाइए कि आप फाइलर हैं या नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं, तो अपना फाइलर स्टेटस आप अपडेट कीजिए। मैं आज का सेशन इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे इस सेशन के साथ काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिली होगी। आपके जो भी मज़ीद सवालात होते हैं, आप हमें सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उन सवालात का जवाब भी ज़रूर आपको देंगे और जो हमारी टीम इंशाअल्लाह ताला लेकर आना चाह रही है आपके लिए जो एक एजुकेशनल सीरीज़ उसके अंदर हम सेक्टर वाइज़ स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को लेकर एक डिटेल डिस्कशन प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।